हेलो स्टूडेंट्स, नेक्सा क्लासेस लेकर आया है एसएसटी को हिंदी मीडियम में भी। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी हिस्ट्री की बुक, और जिसका फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले हम राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद एक साझा भाव होता है, लोगों को जो यूनिटी के रूप में, एकता के रूप में बांधता है, और उसके लिए जो है कुछ सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल एंथम है। तो हम जब एकता के रूप में क्या वर्ड यूज़ करते हैं, हम सब भारतीय हैं, कोई ये तो नहीं कहता कि मैं भारतीय हूँ। तो वी आर इंडियंस, आवर नेशनल एंथम, ये जब वर्ड यूज़ किए जाते हैं तो एक लोगों के अंदर एकता की भावना उत्पन्न करते हैं, और इसी को जो है राष्ट्रवाद कहते हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि यूरोप के लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना थी वो कैसे बढ़ी। लास्ट ईयर 9th क्लास में आपने एक चैप्टर रीड किया था, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कब हुई थी। 1789 में 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति हुई। और इस क्रांति के होने के क्या कारण थे कि फ्रांस के अंदर जो है जो निरंकुश राजा थे, अब उनको हटाना है और वहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित करना है, जिससे हर व्यक्ति कानून के सामने समान होगा, हर व्यक्ति को जो है अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो यही मेन कारण था फ्रांस की क्रांति होने का। अब फ्रांस की क्रांति जो ये नेशनलिज्म था, राष्ट्रवाद था, उनके अंदर से निकलकर यूरोप के दूसरे देशों में कैसे फैला, पूरे यूरोप के अंदर कैसे फैला, इस चैप्टर के अंदर हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले जो है आपको स्क्रीन के ऊपर जो है एक पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर के बारे में हम जानेंगे कि इस पिक्चर में क्या है। ये पिक्चर जो है फ्रेडरिक सरियू ने 1848 में बनाई थी, और इस पिक्चर के थ्रू फ्रेडरिक सरियू क्या कहना चाहता है, चलिए देखते हैं। आप यहाँ से जो है इतनी लंबी कतार देख रहे हैं लोगों की, इसमें बहुत सारे लोग हैं। इनके हाथों के अंदर में जो हैं फ्लैग्स हैं, झंडे हैं, अलग अलग हैं, इनकी पोशाकें भी अलग अलग हैं, और हर उम्र के पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं। तो ये क्या दिखा रहे हैं कि यूरोप के जो देश हैं वहाँ पर राजा जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं और वहाँ पर लोकतंत्र आ चुका है। और ये जब पूरे यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, ये कहाँ पर जा रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने आकर यहाँ पर खड़े हो गए हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, पिछले फ्रांस की क्रांति में आपने पढ़ा था कि आज़ादी को जो एक महिला का नाम दे दिया था, तो ये उसी का प्रतीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में क्या दी गई है, मशाल। मशाल क्या काम करती है, जब भी अंधेरा होता है तो हम मशाल को लेकर जाते हैं ताकि रोशनी आ सके। तो ये मशाल भी वही काम कर रही है कि जो दिखा रही है कि वहाँ पर अंधेरा यानी कि राजाओं का, जो निरंकुश राजाओं का शासन था वो ख़त्म हो चुका है। रोशनी यानी कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र वहाँ पर आ चुका है। अब कानून के सामने जो है सभी इक्वल हैं। अब इसी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के दूसरे हाथ में लोगों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। जैसे कि हमारे भारत के अंदर संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर लोगों के अधिकारों के बारे में लिखा गया है, जैसे मौलिक अधिकार हैं। तो इसमें भी जो हैं लोगों के अधिकार लिखे गए कि लोगों को हर जो है आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, हर योग्य व्यक्ति को, और कानून के सामने सब इक्वल होंगे। और इसी पिक्चर के सामने जो है आप यहाँ पर बहुत ये ढेर दिखाई दे रहा है आपको। ये ढेर क्या दिखा रहा है, ये ढेर है लोगों जो निरंकुश राजा थे उनके ताज पड़े हुए हैं, और ये ढेर बता रहा है कि वहाँ पर जो है निरंकुश राजाओं का शासन खत्म हो चुका है और वहाँ पर लोकतंत्र आ चुका है। और ये इतना सुंदर नज़ारा है कि इसको देखने के लिए ऊपर से जो है एंजल्स, भगवान गॉड जो हैं हेवन से उतर कर आ चुके हैं, यानी कि स्वर्ग से भगवान इस नज़ारे को सुंदर नज़ारे को देखने के लिए आ चुके हैं। आपने रामायण और महाभारत देखी होगी कि वहाँ पर क्या होता था कि कुछ भी अच्छा होता था तो देवी देवता ऊपर से फूल बरसाते थे। तो ये नज़ारा भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर निरंकुश राजाओं का जो शासन था वो ख़त्म हो गया। अब हर व्यक्ति को जो है वो इक्वल है, समान है। तो इतने सुंदर नज़ारे को देखने के लिए स्वर्ग से देवी देवता, एंजल्स जो हैं वो उतर कर आए। तो ये फ्रेडरिक सरियू ने इस पिक्चर के थ्रू दिखाया कि निरंकुश राजाओं का शासन खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब फ्रेडरिक सरियू ने इस इमेज को गढ़ा था, यानी कि बनाया था, उस टाइम पर यूरोप के अंदर डेमोक्रेसी नहीं आई थी। ये सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थी, कल्पना थी।
चलिए एक दो वर्ड्स को देख लेते हैं। निरंकुशवाद, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो रूल्स रेगुलेशन बनाए और उस पर कोई भी व्यक्ति जो है, आम जनता जो है, उसके खिलाफ आवाज़ ना उठा सके, तो उसको निरंकुश सरकार बोलेंगे, निरंकुशवाद। दूसरा है कल्पनादर्श यूटोपिया। यूटोपिया उसको बोलते हैं जब हम सच्चाई से दूर अपनी एक इमेजिनेशन को गढ़ लेते हैं। फ्रेडरिक सरियू ने भी यही किया था कि उसने क्या किया था, उस टाइम पर यूरोप के अंदर जो हैं अलग अलग स्टेट्स नहीं हुए थे, लोकतंत्र नहीं आया था, लेकिन उसने इमेजिनेशन किया और एक प्रिंट जो है पिक्चर को बना दिया। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। यानी कि हम ऐसे समाज को देखें जहाँ पर भ्रष्टाचार ही ना हो, हर लोग ईमानदार हैं, क्या ऐसा होना संभव है? तो ये क्या है, यूटोपिया। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। यानी कि फ्रांस के अंदर क्रांति हुई और जो है अलग अलग राष्ट्र बनाने का, निर्माण करने का विचार लोगों के अंदर आया कैसे। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जो राष्ट्रवाद वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो सबसे पहले कब सामने आया था, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। ऐसा ही था, फ्रांस के अंदर जो है लुई 16वां का राज चलता था, वो निरंकुश राजा था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से अब पॉलिटिकल जो राजनीति के अंदर जो चेंज आया था, उस चेंज के थ्रू जो निरंकुश राजा थे उनको हटा दिया गया और सत्ता जो है, पावर किसके हाथों में आ गई, फ्रांस के नागरिकों के। हस्तांतरित का मतलब होता है ट्रांसफ़र होना, एक से के हाथ से छीनकर दूसरे को दे देना। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। फ्रांसीसी क्रांति होने का मेन कारण क्या था कि वहाँ पर लोकतंत्र लाना था। अब लोकतंत्र तो वही तभी आता है जब आम जनता अपने नेता को चुनती है। तो आम जनता जो अपने नेता को चुनेगी तो राष्ट्र का निर्माण आम जनता के थ्रू हुआ और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। अब जो फ्रांसीसी क्रांति के क्रांतिकारी थे वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि लोगों के अंदर जो है एक यूनिटी, एकता की भावना हो। और वो भावना कैसे आ सकती थी, उन्होंने कुछ चेंजेस लेकर आए। वो चेंजेस क्या थे, ये एग्जाम्स के अंदर इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट था, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। जहाँ पर हम जन्म लेते हैं वो हमारी पितृभूमि हो जाती है और हमारे आसपास के जो लोग हैं होते हैं हमारे अपने होते हैं। तो क्रांतिकारी क्या दिखाना चाहते थे कि वहाँ पर जो है लोग हैं उनको जो है समान अधिकार मिले और उनके अंदर जो है समानता का भाव उत्पन्न हो। दूसरा चेंज क्या था, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। पहले जो राजा होते थे उनका अपना एक झंडा होता था, अब उस झंडे को, राजध्वज को हटा दिया गया और इसकी जगह किसने ली, नए फ्रांसीसी झंडे ने, जिसके अंदर 3 कलर थे, इसलिए इसको तिरंगा बोला गया। नेक्स्ट था, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। जो सक्रिय नागरिक थे, एक्टिव नागरिक थे, उनके थ्रू स्टेट जनरल का चुनाव किया गया और उसका नाम चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। नेक्स्ट चेंज का क्या लेकर आए, नई स्तुतियाँ रची गई, यानी कि नए सॉन्ग वगैरह रचे गए, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ। क्रांति के अंदर जो हैं, जो हमारे शहीद हो गए थे क्रांतिकारी, उनका गुणगान किया गया, उनके कामों के बारे में बताया गया लोगों को, और ये सब जो है राष्ट्र के नाम पर हुआ। फिर क्या चेंज आया, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। कि एक व्यवस्था जो है, कमेटी बना दी गई जिसके अंडर में जो लोग आते थे उनके लिए जो है इक्वल कानून बनाए गए, कोई छोटा बड़ा नहीं था।
आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले क्या होता था कि फ्रांस के अलग अलग एरियाज में जाने के लिए अलग अलग कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी। अब एक व्यापारी को हर बॉर्डर को क्रॉस करके जाना पड़े और कस्टम ड्यूटी देनी पड़े तो उसको बहुत डिफ़िकल्टी महसूस होती थी, मुश्किल होती थी। तो इसलिए जो है वो आयात निर्यात जो थे कस्टम ड्यूटी थी उनको ख़त्म कर दिया गया और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। अब फ्रांस के अंदर काफ़ी क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में जो नापने की औजार यूज़ करते थे वो अलग अलग होते थे, जिससे वेट करने का जो था प्रोसेस थी वो अलग अलग होती थी। अब मानो कि चलो कि यहाँ पर 1 मीटर कपड़ा हम मापते हैं, दूसरे एरिया में 1 मीटर से अगर वो मापने लगे तो 1 मीटर से ज़्यादा बनता है, तीसरे एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर मापने लगे तो 1 मीटर से कम बनता है, तो एक व्यापारी को तो बहुत नुकसान हो जाएगा इससे। तो अब क्रांतिकारी क्या चेंज लेकर आए थे कि वहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक मापने की एक समान व्यवस्था यानी कि एक इक्विपमेंट रखा। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। अब जो जगह जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी उनको हटाया गया और पेरिस में जो है फ्रेंच बोली को वहाँ की राष्ट्र की भाषा जो लैंग्वेज थी, नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। क्रांतिकारियों ने यह भी निर्णय किया कि यूरोप के बाकी एरिया से जो है तानाशाही को ख़त्म करना और वहाँ पर राष्ट्र का निर्माण करना फ्रांस के लोगों का एक मिशन होगा। और 1790 के दशक में फ्रांस की सेना हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के इलाकों में घुसकर वहाँ पर नेशनलिज्म की भावना को जो है फैलाया। अब बात आती है नेपोलियन की। नेपोलियन पर भी पूछा जा सकता है कि नेपोलियन के बारे में बताइए कि नेपोलियन क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे और ध्यान से सुनिएगा। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन जो था फ्रांस की सेना में एक सैनिक था और वो धीरे धीरे प्रमोट होते होते 1804 में फ्रांस का राजा बन बैठा। और नेपोलियन जो है 1804 से 1815 के बीच फ्रांस का राजा बना। और ये भी एक नंबर में पूछ लेते हैं कि कब से कब तक नेपोलियन जो है फ्रांस का राजा रहा था, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? 1804 से 1815 तक नेपोलियन जो है फ्रांस का राजा रहा। और नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और राजतंत्र को वो वापस ले आया। अब क्रांतिकारी जो फ्रांस के थे, फ्रांसीसी क्रांति हुई, वो क्या राजतंत्र को ख़त्म करके प्रजातंत्र को लाना चाहते थे, लेकिन नेपोलियन ने उल्टा ही कर दिया। वहाँ पर प्रजातंत्र को उसने ख़त्म करके वापस वो राजतंत्र को ले आया। लेकिन नेपोलियन ने कुछ ऐसे कदम उठाए थे जिसके लिए उससे जो है हमेशा याद किया जाएगा। अब उसने क्या क्या कदम उठाए थे, वो क्या क्या चेंजेस लेकर आया था, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है, प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था आर्थिक, तर्क संगत और कुशल बन सके। नेपोलियन ने फ्रांस के क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी बदलाव किए और प्रशासन व्यवस्था को बेहतर और कुशल बनाया। दूसरा उसने क्या किया था, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन ने जो है 1804 में सिविल कोड लागू किया था जिसको नागरिक संहिता कहते हैं। इसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ ले कि सिविल कोड कब आया था यानी कि नागरिक संहिता कब आई थी, 1804 में। अगर नागरिक संहिता की जगह नेपोलियन कोड के बारे में आ जाए कि नेपोलियन की संहिता कब आई थी, तो वो भी 1804 में थी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नागरिक संहिता को ही नेपोलियन की संहिता कहा गया है। और इस कोड ने जो है जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार मिले हुए थे, कुलीन लोगों को जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार मिले थे, उनको ख़त्म कर दिया गया। कानून के समान जो हैं सबको बराबर का अधिकार मिला। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। ये उस कोड के अंदर जो है चेंजेस लेकर आया था नेपोलियन। नेपोलियन फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण वाले हर इलाके में प्रशासनिक सुधार किया था। उसने क्या किया, सामंती व्यवस्था को ख़त्म कर दिया था। किसानों को भूदासत्व, जो दास के रूप में काम करते थे, उनको आज़ादी दिलाई थी। जागीरदारों को दिया जाने वाला जो टैक्स था, शुल्क था, उससे उनको किसानों को आज़ादी दिलवाई थी।
यातायात और संचार व्यवस्थाओं को जो है उसने सुधार किया था। तो इतने सारे जो नेपोलियन ने चेंज लेकर आया था। अब उस नेपोलियन के इस चेंजेस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? आम लोग एक समान कानून, मानक भार और नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि कॉमन नेशनल करेंसी से बिजनेस में बहुत सारा लाभ हुआ था। अब लोगों को जो है समझ आने लगा था। किसानों मजदूरों ने इस नई आज़ादी का जो था खुलकर स्वागत किया था। राष्ट्रीय मुद्रा, एक चीज़ और बता दूं कि वहाँ पर पहले क्या होती थी, फ्रांस के हर इलाके में अपनी एक करेंसी थी। अब किसी भी व्यापारी को व्यापार करना है तो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो नेपोलियन ने क्या किया था कि राष्ट्रीय मुद्रा जो है एक कॉमन मुद्रा के रूप में वो ले आया था। अब फ्रांस ने जिन इलाकों पर कब्जा किया था, उन जीते हुए इलाकों में के लोग थे, उनकी फ्रांसीसी शासन के बारे में मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। शुरू में लोगों ने फ्रांस की सेना को आज़ादी के रूप में देखा था, पर जल्दी ही इनकी जो भावना थी वो चेंज हो गई। लोगों को समझ में आने लगा था कि इस नई शासन व्यवस्था से राजनीतिक आज़ादी की जो है उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि नेपोलियन ने क्या किया था, बढ़े हुए कर यानी कि टैक्सों को जो है इंक्रीज़ कर दिया था। सेंसरशिप लेकर आया था। सेंसरशिप किसे कहते हैं? जब भी कोई राजा हमारे न्यूज़ चैनल्स को, मैगजीन्स को, न्यूज़पेपर पर बैन लगा दे कि वो सिर्फ वही दिखाएंगे जो वहाँ का राजा चाहता है, तो उसको जो है सेंसरशिप कहते हैं। कि जो मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, सच्चाई को नहीं दिखा सकते, सिर्फ वही दिखाएंगे जो राजा दिखाना चाहता है, तो सेंसरशिप उसी को बोलते हैं। अब नेपोलियन जो है फ्रांस की सेना में ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती करने लगा था। इससे लोगों का जो शुरुआती जोश था वो जल्दी ही विद्रोह में बदल गया और विद्रोह हुआ। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ। वाटरलू जो है एक जगह का नाम है, इसलिए इसका नाम वाटरलू का युद्ध रखा गया। अब वो कब हुआ था? 1815 में। 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी युद्ध में नेपोलियन हार गया था और उसे राजा के पद से हटा दिया गया था। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपको एक काम करना है, नेक्सा क्लासेस को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।